हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र के बारे में। ठीक है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वीडियो रहेगा। इस वीडियो में 100+ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो का पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया जिसमें हमने 50+ क्वेश्चन करे थे। इस वीडियो में 50+ क्वेश्चन करेंगे। टोटल मिला के आपके 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, साविधीय या विमुक्त ये कथन किसका है? तो साविधीय या विमुक्त जो कथन है, ये कथन हो जाएगा शंकर आचार्य का, यानी कि शी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कराए, शिक्षा एक दुमुखी प्रक्रिया है, ये सबसे पहले किसने कहा था कि शिक्षा जो है दुमुखी प्रक्रिया है? तो ये कहा था सबसे पहले एडम स्मिथ ने। देखो, शिक्षा जो दुमुखी प्रक्रिया है एडम स्मिथ के अनुसार कैसे कि एडम स्मिथ ने जो शिक्षा के दो मुख माने ना, वो कौन माना? पहला माना है शिक्षक और दूसरा माना है विद्यार्थी, यानी शिक्षा के जो दो हैं दो मुख होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, शिक्षा नैतिक चरित्र का उत्तम विकास है, ये कथन किसका है? तो शिक्षा जो है नैतिक चरित्र का उत्तम विकास है, कथन हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर का। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि शिक्षा जो होती है शिक्षा नैतिक चरित्र का उत्तम विकास होती है। ठीक है, सेंड योर एग्जाम पेपर ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। आपका जो एग्जाम पेपर रहेगा एजुकेशन का यानी कि शिक्षा शास्त्र का, वो मेरे इस नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। अगर आपको उसके आंसर की चाहिए तो मैं आपको PDF के रूप में या फिर वीडियो के रूप में आपको नेक्स्ट पार्ट में दे दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट करना PDF के। लेकिन आप जो मेरे को फ़ोटो सेंड करें वो एकदम साफ करके, एकदम से क्लियर करके सेंड करें। उसका फ्रंट पेज ज़रूर सेंड करना कि पता चले कि उसका जो सीरीज़ है वो कौन सी है। ठीक है, और उसको अगर हो सके तो PDF बना के मेरे को दे दें ताकि मेरे को एक्स्ट्रा वर्क उस पर ना करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य का संबंध कैसा था? तो वैदिक कालीन शिक्षा में जो गुरु शिष्य का संबंध था वो था एक तरह से पिता और पुत्र जैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उपनयन संस्कार में किस मंत्र का उच्चारण होता है? तो उपनयन संस्कार में जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है और माँ सर्वोत्तम सेविका होती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा आपका रूसो का। रूसो ने कहा था कि जो शिक्षा होती है वो जन्म से प्रारंभ होती है और माँ जो होती है वो सर्वोत्तम सेविका होती है। ये कथन किसका है? ए इज़ द राइट आंसर। रूसो को लॉक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शिक्षा मनुष्य का निर्माण करती है, ये कथन किसका है? तो शिक्षा जो है मनुष्य का निर्माण करती है, कथन हो जाएगा काउथन का। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको भूलना नहीं है, याद रखेंगे। शिक्षा मनुष्य का निर्माण करती है, कथन किसका है? तो काउथर्न का कथन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरह की प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मानव अधिकारों के सार्वजनिक घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो मानव अधिकार जो होते हैं संविधान में, मानव अधिकारों के सार्वजनिक घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में, हमसे अनुच्छेद पूछा है कि किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया जाता है? तो देखिए, अनुच्छेद हो जाएगा 26, यानी कि 26वें अनुच्छेद में जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गोखले ने केंद्रीय धारा सभा के समक्ष प्राथमिक शिक्षा संबंधी अपना विधेयक कब पेश किया था? तो प्राथमिक शिक्षा संबंधी जो विधेयक पेश किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, वो कब किया था? तो मार्च 1912 में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित अपना विधेयक पेश किया था। ठीक है, कहाँ पे पेश किया था? केंद्रीय धारा सभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय जो है दिल्ली में स्थापित किया गया था 1989 यानी कि 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी? तो प्राचीन काल में जो उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी वो कहाँ की जाती थी? गुरुकुल में। ठीक है, और गुरुकुल जैसे सर्वप्रथम गुरुकुलों की जो स्थापना हुई थी वो सिकंदराबाद में हुई थी। ठीक है, गुरुकुल की जो स्थापना सबसे पहले हुई थी वो सिकंदराबाद में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वेदों की संख्या है, तो वेदों की संख्या कितनी होती है? हम सभी को पता है वेदों की संख्या होती है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे निम्नलिखित परिभाषा किसकी है कि अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है? एक बार फिर से पढ़ेंगे, अच्छे नैतिक चरित्र का जो विकास होता है वही शिक्षा है, कथन किसका है? तो इसको याद रखेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है कि अच्छे नैतिक चरित्र का जो विकास होता है वही शिक्षा है। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि 3Rs का तात्पर्य है। 3Rs का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पढ़ना, लिखना एवं गिनना। ठीक है, पढ़ना, लिखना और गिनना।
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दिएगा, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे गारंटी के साथ। 30 से 40% मेरी वीडियो से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के देखो चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। यानी कि जो बालक की जन्मजात शक्तियाँ होती हैं ना, वो बाहर प्रकट होती हैं किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा, ठीक है। शिक्षा जो है वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है बालक की जन्मजात शक्तियाँ जो है बाहर प्रकट होती हैं। कथन किसका है? तो आंसर याद रखेंगे, फ्रोबेल का कथन है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ड्यूबी के अनुसार शिक्षा है। तो ड्यूबी के अनुसार जो शिक्षा है ना, वो त्रिमुखी प्रक्रिया है। एडम स्मिथ के अनुसार जो शिक्षा है वो द्विमुखी प्रक्रिया है, लेकिन ड्यूबी के अनुसार जो शिक्षा है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है। इन्होंने इसमें ऐड क्या किया देखो देखेंगे। एडम स्मिथ ने जो द्विमुखी शिक्षा में शामिल किया छात्र और अध्यापक, यानी कि एक टीचर और एक स्टूडेंट, लेकिन ड्यूबी ने जो शामिल किया उसमें पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस को और ऐड कर दिया है, तो हो जाएगा त्रिमुखी प्रक्रिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि ड्यूबी के अनुसार जो शिक्षा है वो कैसी है? तो त्रिमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चारों वेद एवं 6 वेदांगों को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चारों वेद और 6 वेदांगों को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो अपरा विद्या कहा जाता है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में प्राथमिकता प्रदान की। चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में प्राथमिकता प्रदान की थी, किसने की थी? तो महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। ए को लॉक कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये कथन किसका है? जिन पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो उसे विद्या कहते हैं, ठीक है। जिन पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो उसे विद्या कहते हैं। तो कथन हो जाएगा महर्षि दयानंद सरस्वती का, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, यानी कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था जिन पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है उसे विद्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जिस विद्या से लौकिक पदार्थों का ज्ञान होता है वह विद्या कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक बार फिर से पढ़ेंगे कि जिस विद्या से लौकिक पदार्थों का ज्ञान होता है वह विद्या कहलाती है। वो विद्या क्या कहलाती है? लौकिक विद्या कहलाती है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। एक मिनट, लौकिक विद्या कहलाती है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आत्म अभिव्यक्ति एवं आत्म प्रकाशन डैश शिक्षा के दो रूप हैं। यानी कि कैसे शिक्षा के दो रूप होते हैं? तो वैयक्तिक यानी कि बी वैयक्तिक शिक्षा के दो रूप है, ठीक है। आत्म अभिव्यक्ति और आत्म प्रकाशन जो होता है वो वैयक्तिक शिक्षा के दो रूप होते हैं। बी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वैयक्तिक उद्देश्य को महत्व प्रदान किया था। तो वैयक्तिक उद्देश्य को जो महत्व प्रदान किया था किसने किया था? रूसो ने किया था, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने एक और आता है कि एजुकेशन इट्स डाटा एंड फर्स्ट प्रिंसिपल। एजुकेशन इट्स डाटा एंड फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर लगाएंगे सर पर्सी, ठीक है। सर पर्सी ने किताब लिखी है एजुकेशन इट्स डाटा एंड फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। याद कर लेंगे किताब को। एजुकेशन इट्स डाटा एंड फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसकी है? तो सर पर्सी, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वास्तविक शिक्षा का अर्थ बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करने से है। ये कथन किसका है? एक बार फिर से पढ़ेंगे कि वास्तविक शिक्षा का जो अर्थ होता है वो बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करने से होता है। कथन किसका है? तो रूसो का कथन है, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। रूसो ने कहा था कि जो वास्तविक शिक्षा जो होती है उसका अर्थ होता है कि बालक की आंतरिक शक्ति जो होती है उसका विकास करने से है। वास्तविक शिक्षा का अर्थ बालक की आंतरिक शक्तियों के विकास करने से है। कथन किसका है? रूसो का, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है। भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस सन में की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की थी? आंसर लगा देंगे 1964 में की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर तरह की प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है और हर बार जिन्हें पता होता है ऐसा ही करते हैं, जिन्हें नहीं पता होता तुक्का मार के गलत ही होता है। तो भारतीय शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति हुई थी कब हुई थी? 1964 1964 में, ठीक है। दो तीन बार खुद से पढ़ लेंगे, इसको याद कर लेंगे अच्छे से। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1964 1964 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये कथन किसका है कि जिस प्रकार शरीर विकास के लिए भोजन आवश्यक है
उस प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जिस प्रकार जो है शारीरिक विकास के लिए भोजन आवश्यक होता है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन आवश्यक होता है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक होती है। कथन किसका है? तो कथन हो जाएगा ड्यूवी का। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कराएं, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि चार्ल्स डार्विन जो थे, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, यानी कि बी इज द राइट आंसर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है। एक बार फिर से पढ़ लेना चाहो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वियना सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? जो वियना सम्मेलन हुआ था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो आंसर कर देंगे 170 से अधिक देश शामिल थे वियना सम्मेलन। ठीक है, सम्मेलन में वियना जो है क्या है कि जो वियना है ना वो राजधानी है किसकी? ऑस्ट्रिया की। ठीक है, किसकी है? ऑस्ट्रिया। मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है। जो राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो राष्ट्रीय एकता के लिए धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है। ठीक है, एक धर्म संप्रदाय एक भाषा, ये कोई भी नहीं है। अगर एक धर्म हो तो भी आपको धर्म के पीछे लड़ना पड़ेगा, एक संप्रदाय हो तो भी आपको लड़ना पड़ेगा, तो लड़ना तो पड़ेगा। लेकिन अगर धर्म निरपेक्षता होगी यानी कि धर्म ही नहीं होगा कोई, तो आपको कोई वहाँ पे भेदभाव नहीं मिलेगा, आप आराम से रहेंगे। तो राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? धर्मनिरपेक्षता। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व एक साझेदारी है। तो विश्व है एक साझेदारी है, कथन किसका है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर राधाकृष्ण का कथन हो जाएगा कि विश्व जो है एक साझेदारी है। ठीक है, इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नियमित साधन कहा जाता है। नियमित साधन किसे कहा जाता है? तो नियमित साधन जो है औपचारिक साधन को कहा जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं है। शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं है, इसमें से क्या है? तो परिवार, स्कूल, समाज या फिर राज्य। औपचारिक साधन नहीं हो जाएगा आपका परिवार। ठीक है, परिवार जो होता है शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं होता, बाकी जो तीनों होते हैं वो शिक्षा के औपचारिक साधन होते हैं। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? तो विद्यालय को बचपन का घर कहा है? मोंटेसरी ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये भी मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मोंटेसरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय को बचपन का घर कहा है, किसने कहा है? मोंटेसरी ने। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। स्टडी प्लेटफॉर्म चैनल को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? जो स्कूल शब्द आज हम बोलते हैं स्कूल, उस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो आंसर लगा देंगे स्कूल। स्कूल शब्द से स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया था? तो मुदालियर आयोग का गठन जो है 23 दिसंबर 1952 में किया गया था। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे, मैं आपका वेट करूँगा। ठीक है, 37 का ABCD करके या आ बा सादा कुछ भी करके आप मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैं वहीं पे आपको चेक करके बता दूंगा सही है या गलत है। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर लगा देंगे डॉक्टर S.N. मुखर्जी। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किसको प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन रहेंगे NSS, स्काउट गाइड या फिर NCC या फिर उपरोक्त सभी। देखो अगर आपके पास इन तीनों में से कुछ भी है ना तो आपका बड़ा फ़ायदा होने वाला है आगे चल के, क्योंकि इन तीनों का ही प्रावधान जो है नई शिक्षा नीति के तहत दिया गया, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नई शिक्षा नीति 2020 में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है उसमें बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है? शिक्षा संरक्षण में बदलाव किया गया है, शिक्षा के उद्देश्यों में बदलाव किया गया है और पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी में जो है नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव किया गया है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नैप का पूरा नाम क्या है? नैप का पूरा नाम क्या है? नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर प्रोग्राम फॉर एजुकेशन। देखो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये दोनों बिल्कुल लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगर आप यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन यहाँ पे नई शिक्षा है या नीति नहीं है, यहाँ लिख रहा है कि सिर्फ नई शिक्षा। तो नैप का जो पूरा नाम हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आप थोड़ा सा माइंड में सेट करने का कोशिश करिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या बन सकता है। स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना भाई।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति कौन सी है। यानी कि 21वीं सदी वो सदी जो भाई जिसमें अभी आज हम जी रहे हैं, यानी कि 2000 से लेकर जो शुरू हुई है अभी तक सदी चल रही है। 21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति कौन सी है, तो आंसर लगा देंगे कि नई शिक्षा नीति 2020। ठीक है, 2000 से पहले शिक्षा आई है, लेकिन वो अभी हमसे पूछ रहा है कि 21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति कौन सी है, तो नई शिक्षा नीति 2020 में जो आई है वही 21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति हो जाएगी। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, माता को नर्स तथा पिता को शिक्षक किसने कहा था। माता को नर्स और पिता को शिक्षक किसने कहा था, बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रूसो ने कहा था माता को नर्स और पिता को शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है। जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आंसर लगा देंगे कि 12 से 30 तक के जो अनुच्छेद है उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। जो भारतीय संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो ऑप्शन पढ़ेंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, बिल्कुल है। धर्मनिरपेक्षता है, तो भारतीय संविधान में लिखा है कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन वो ऐसा वास्तव में देखने को नहीं मिलता है। तो और संप्रभुता है, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, हमारे संविधान की जो हमने विशेषता देखी यहाँ पे रियलिटी से नहीं हमने इसको जोड़ा है, तो संविधान की जो विशेषता है वो यही है कि धर्मनिरपेक्षता है संविधान में, संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आता है, डेमोक्रेसी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है। तो डेमोक्रेसी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लोकतंत्र जनता का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, परिभाषा किसकी है। ठीक है, फिर से पढ़ना, लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, किसका कथन है, किसकी परिभाषा है, अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। ठीक है, लोकतंत्र जो होता है वो जनता के लिए जनता के द्वारा एक शासन होता है, किसने कहा है, अब्राहम लिंकन ने एकदम सही परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, निःशुल्क एवं शिक्षा अधिनियम याद करेंगे, निःशुल्क एवं शिक्षा अधिनियम जो है 2009 को पारित किया गया था। संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 को पारित किया गया था, और ये देश में कब लागू हुआ था, तो आंसर याद करेंगे 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो है लागू किया गया था देश में। 2010 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, 2009 को संसद से पास किया गया था। ठीक है, पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, संविधान के किस संशोधन द्वारा 2002 में संविधान में मौलिक अधिकारों के धारा 21A को जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा, वो कौन सा संशोधन हुआ था संविधान में 2002 में जो हुआ था संशोधन, संविधान में 2002 में जो संशोधन हुआ था, जिस संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों के धारा 21A को जोड़ा गया था, तो वो कौन सा संशोधन था, तो आंसर याद रखेंगे 86वें संशोधन द्वारा संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की धारा 21A को जोड़ा गया था। ठीक है, 21A को जो है 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। बस इतना याद रखेंगे, 21A को जो जोड़ा गया संविधान में 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया था, 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कराएं, हमारे देश के संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए हैं। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे देश के संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए हैं, तो आंसर याद रखेंगे यहाँ पे जो है पहले 7 थे, अभी 6 हो चुके हैं। ठीक है, पहले जो मौलिक अधिकार थे कितने थे, 7 थे, अभी 6 हो चुके हैं। जो 7वां हटाया उसको बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। अभी हमारे भारतीय संविधान से संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है, तो अभी जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी आपको जो एग्जाम में देखने को मिले 6 या 7, तो आपको जो ऑप्शन में दिखे वो लगा देना। अगर 6 दिखे तो 6 लगा देना, अगर 6 ना दिखे 7 दिखे तो 7 लगा देना। ठीक है, या फिर अगर 7 दिखे 7 लगा देना, 6 दिखे 6 लगा देना, दोनों दिखे तो आप 6 को ज़्यादा प्रायोरिटी देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 14 से जो 18, मतलब हमारे जो भारतीय संविधान में जो हमारे अनुच्छेद हैं 12 से लेकर 30 तक, वो हमारे किसकी बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में कौन सा महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है। इनमें से इन
14 से लेके 18 तक का जो बीच के अनुच्छेद हैं उसमें किस महत्वपूर्ण अधिकार की बात करते हैं? तो आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार की बात करते हैं। 14 से 18, यहाँ पे 18 है या 28 हो गया, इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इन बाकी को भी देख लो। स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेके 22 तक के जो अनुच्छेद हैं उसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं। 29 से लेके जो 30 के अनुच्छेद हैं यानी 29 और 30 दो अनुच्छेद हैं उसमें जो है शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं। 25 से लेके 28 तक के जो अनुच्छेद हैं 25, 26, 27, 28 4 अनुच्छेद हैं, इसमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कितने वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है? तो कितने वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है? आंसर कर देंगे 14 वर्ष के जो बालक होते हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। हमारे यहाँ पे 100+ टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। इन्हीं वीडियो में से आपके क्वेश्चन, इसी वीडियो में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मेरी आपसे ये वादा रहेगा। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य है, लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूर्व यानी कि पहले की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा से पहले की शिक्षा से तात्पर्य क्या हो जाएगा? विद्यालय से पूर्व दी जाने वाली शिक्षा, यानी कि स्कूल में एडमिशन कराने से पहले जो शिक्षा दी जाती थी, यानी कि अभी हम कह रहे हैं कि हम घर पे बच्चे को पढ़ा लें लेकिन स्कूल में एडमिशन बाद में कराएंगे, तो घर पे जो शिक्षा दी जा रही है एक तरह से कहें तो उसको बोलेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य हो जाएगा विद्यालय से पूर्व दी जाने वाली शिक्षा, ठीक है, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। तो आपने हमें यहाँ तक सपोर्ट किया, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर सपोर्ट, मेरी तरफ से एक बार फिर से थैंक्स फॉर सपोर्ट। ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप पे जुड़ जाएं और वहाँ पे मैं अपनी सारी वीडियोस का लिंक आपको देता रहता हूँ। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। पेपर सेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।